हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो फाइनली नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं। आखिरी चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अरे डी ब्लॉक नहीं पढ़ाया, डी ब्लॉक नहीं पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया पर ये चीज़ छूट गई। तो आज को भी स्टार्ट कर देते, और स्टार्ट करूंगी तो खत्म करूंगी, ये तो तुम्हें पता ही है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। सीधी सी बात है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भर दो, एफ में भर दो, एस में भर दो, पी में भर दो, उसके हिसाब से ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक नहीं कह सकते, थोड़ा सा कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? कक्षा 11 चैप्टर परमाणु संरचना, नियम N+L याद करो। पहले तो देखो, एक चीज हर बच्चे को हमेशा याद होनी चाहिए, और वो है हमारे पास 4, क्या बोलते हैं इनको, सबशेल, 4 उपकोश है SPDF, है क्या भाई? 4 उपकोश है SPDF, है ना। पहले 11 का थोड़ा बेसिक अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है या भूल गए हो तो ध्यान से पढ़ो। देखो, पहला होता है कोश। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, उस वृत्ताकार पथ को बोलते हैं कोश, यानी कि शेल। उसको डिनोट करते हैं N से, N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, KLMNOP इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले कोश का नाम है K, दूसरे का नाम है L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P। तुम कहोगे तो पता ही है ना। कोश का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। ठीक है, फिर कोश के अंदर होता है उपकोश। उपकोश है SPDF, ज्यादा डिटेल में पढ़ो तो G है, H है, बट अभी हमारा काम नहीं पड़ता G और H से, तो SPDF में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अब SPDF उपकोश है दूसरी क्वांटम नंबर, पहले को दर्शाते थे मुख्य क्वांटम संख्या N से, इसको दर्शाते हैं दूसरी क्वांटम संख्या L से। दिगंशी क्वांटम संख्या, गौण क्वांटम संख्या, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय L। और L का मान हर बच्चे को याद होना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो L का मान 0 1 2 3। ठीक है, ये नहीं पता होगा तो फिर चैप्टर में कुछ आना नहीं है, और ये पता होगा तो सब कुछ आ जाएगा, टेंशन ही मत करो, बस इससे आ जाएगा SPDF। L का मान है 0 1 2 3। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तुमको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, N+L का नियम पढ़ा था, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, जिसकी ऊर्जा कम है पहले उसमें भर दो, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें बाद में भर देना। ठीक है, बात तो सही है ना। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी आती है तुम्हें। सबसे पहले किसमें भरते? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d नहीं, फिर 4s, फिर 3d। अब ये ऐसा क्यों? तो ऐसा हमारे पास वजह है भाई। देखो हमारे पास क्या वजह है भाई, एक 3d ले लेते, एक 4s ले लेते। ठीक है, एक 3d ले लिया, एक 4s, कुछ नहीं लिखना है नोट्स में, है ना, कुछ भी नोट्स में नहीं डालना है। पहले समझो, डी ब्लॉक शुरू करने से पहले थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई समझ में नहीं आया। 3d है, 4s है, n का मान निकालो, l का मान निकालो, और N+L का मान निकालो, जल्दी करो, है ना। एक उपकोश मेरे पास 3d है, एक का एड्रेस 4s है, n का मान बताओ, l का मान बताओ, और N+L का मान बताओ। तो ध्यान से सुनो, ये आगे 3 लिखा है, मतलब ये तीसरे कोश की बात कर रहा है, तो यहाँ n का मान 3 है। यहाँ आगे 4 लिखा है, मतलब ये 4th शेल, चौथे कोश की बात कर रहा है, n का मान 4। SPD 0 1 2, तो मुझे लिखना चाहिए d के लिए l का मान 2, और s ये तो पहले ही आ गया, और उसकी वैल्यू 0, तो N+L का मान 5 है, N+L का मान 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन N+L के बढ़ते क्रम में भरते हैं, है ना। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जहां N+L का मान कम है, तो 3d के लिए N+L का मान 5 है, 4s के लिए N+L का मान 4 है, तो मुझे पहले 4s भरना चाहिए, फिर 3d। अब 3d पहले आ गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, नियम के हिसाब से भरेगा। आपने जैसे ना रो हाउस होते हैं ना, मकान होते हैं, तो आपने मकान जैसे बना है, ठीक है, बना दो, है ना। अब भरेंगे कैसे? तो भरने का नियम होता है कि पहले, मतलब क्या बोलते हैं, LIG है ना, लो इनकम ग्रेड वाला है, हाई इनकम ग्रेड वाला है, MI मिड इनकम ग्रेड वाला है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिल करने। तो यहाँ पे भी नियम है कि ऐसे नहीं हमने बनाया है वैसे भर दो, नहीं। 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 3p के बाद में 4s बनना है, 3d नहीं बनना है। नियम लगता है N+L, जहां N+L का मान कम हो वहां इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, जहां N+L का मान ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। तो तुम कहोगे कि भाई 4s के लिए N+L का मान कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा। बोलो, तुम्हें इतनी बात क्लियर है कि 3d नहीं भरना है, पहले 4s भरना है।
3D नहीं भरना है, 3D भरेंगे बाद में भरेंगे, पहले 4s भरेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ठीक है 3D और 4s, है ना। अगर मैं 4 की वैल्यू n मान लूँ या n की वैल्यू 4 मान लूँ तो 3 की वैल्यू n-1 होगी। बात समझ में आ रही ना भैया? S है तो मैंने S लिख दिया, ये D है तो D लिख दिया, है ना। अब इसको मैंने n लिख दिया, तो अगर ये 4 है तो मैंने इसको n लिख दिया, तो ये 3 है ना, एक कम है ना, तो इसको मैं n-1 लिखूंगी, एक घर पीछे। और सबसे शॉर्टकट है D कक्षक जो है, D संक्रमण तत्व जो है ना, D ब्लॉक जो है वो एक घर पीछे चलता है। मतलब पहले 4s भरेगा फिर 3D भरेगा, और F जो है वो 2 घर पीछे चलता है। मतलब 6s भरेगा फिर 4f भरेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? वहां पे भी यही आएगा, अब जाएगा तब समझाऊंगी। फिलहाल D एक घर पीछे चलता है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो हम कहेंगे चलो ठीक है, D जो है वो एक घर पीछे चलता है। तो अगर मुझे कहना है कि D ब्लॉक के तत्व, हम आगे तुम्हारे नोट्स प्रॉपर देखो, हैंड रिटन नोट्स, है ना। मैं हट जाती हूँ बहुत बार बोर्ड से, हर बार, बहुत बार क्यों, हर बार, कि आप आराम से लिख पाओ। ठीक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पॉज कर लो, है ना। और कुछ अच्छा लगे तो लाइक भी कर लो, कमेंट भी कर लो, शेयर भी कर लो। उसमें क्या तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है ना। अब पढ़ रहे हो, D ब्लॉक पढ़ रहे हो और तुम्हारी डिमांड पे शुरू किया, ठीक है, तो लाइक कर लो, दिक्कत क्या है, शेयर कर लो। और सब्सक्राइबर होते तो सब जो यूट्यूबर होते हैं ना, प्रेशर में आते हैं, अरे यार और बच्चों की डिमांड है, कोई 11 का थर्मो पढ़ा लो, 11 का इक्विलिब्रियम पढ़ा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दो, या लाइव स्टार्ट कर दो, या डाउट्स ले लो, या एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स। तो रोज की इतनी डिमांड्स आती है कि लगता है यार कितना पढ़ाना पड़ेगा, 24 घंटे तो कम है, घंटा मुझे एक ही मिलता है, उसमें पूरे तुम्हारे नोट्स रेडी करना, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना, है ना। तो टाइम कम निकाल पाते हैं, बट इट्स ओके, जितना मुझे मिलता है उतना मैं टाइम करती हूँ। लेकिन जितनी डिमांड आती है तो प्रेशर में भी आता है, तो और मन करता है काम करने का, यार इतने लोग आपका वेट कर रहे हैं, है ना, इतने लोग आपके नए लेक्चर का वेट कर रहे हैं, तो और हमारा भी मन करता है काम करने का, है ना। तो कंजूसी किस बात की? तारीफ करने में तो कोई कंजूसी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो वापस स्टार्ट करते हैं। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अब स्टार्ट करते हैं। देखो D एंड F ब्लॉक, तो पहले मैं D ब्लॉक के बारे में पढ़ाऊंगी, फिर F ब्लॉक लास्ट में। अब पहला इसने कहा है कि ऐसे एलिमेंट, वे तत्व जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में भरा जाता है। सही, n-1d क्यों लिखा? तो अभी तो बताया, पहले 4s भरना फिर 3D भरना, पहले 4s भरना फिर 3D भरना। D हमेशा एक घर पीछे चलता है, तो एक घर पीछे हुआ ना, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन n-1d ऑर्बिटल, अंतिम इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में भरेगा, इसलिए हम उसको D ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब आवर्त सारणी याद करो, पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक होता है कि नहीं होता है? लेफ्ट में होता है। उधर राइट में क्या होता है? P ब्लॉक होता है। और दोनों के बीच में यूं ना हॉरिजॉन्टल वे में D ब्लॉक होता है। याद है आवर्त सारणी? इस साइड क्या बना होता है? S ब्लॉक, इधर क्या होता है? P ब्लॉक, बीच में कनेक्टिव सीरीज जो है, जोड़ने वाली कड़ी जो है, वो D ब्लॉक। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही। तो आवर्त सारणी में D ब्लॉक के तत्वों को S और P ब्लॉक के मध्य की क्या माना गया है? तो हम कहेंगे कनेक्टिंग सीरीज है, संयोजक कड़ी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब D ब्लॉक को जनरली हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। फिर कहेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी को तो नहीं बोल रहे, हाँ उनको नहीं बोल रहे, बाकी सबको हम संक्रमण तत्व बोल रहे हैं। उनको क्यों नहीं बोल रहे तो उसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मान के चलो अच्छा ठीक है, D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, समूह 12 सेकंड B को छोड़ के। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों के आपको पढ़ने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ठीक है, तो एक बार तो मैंने लिख दिया कि भाई D ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी छोड़ दो, और बाकी आप पूरी सीरीज बताओ। अब सारे एलिमेंट्स याद होना जरूरी है, यूं नहीं कि मुझे 3D तो याद है, 4D याद नहीं है, 4D तो याद है, 5D याद नहीं है, या मुझे ये तो पता चल जाता है D ब्लॉक का कौन सा है, पर F का नहीं पता चलता, या लैंथेनॉइड पता चलता है, एक्टिनॉइड पता नहीं चलता। सब पता होना चाहिए, कोई इलाज नहीं है, सब पता करना है, सब याद करना है, सारे एलिमेंट्स की पूरी कच्चा चिट्ठा जो होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। क्या इतना है? यही बात समझ में, इतना है, इतना होना, हमें सब क्लियर होना चाहिए, ज्ञान पूरा होना चाहिए। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन फंस गया, निम्न में से कौन सा लैंथेनॉइड है, तो तुम एलिमिनेट क्यों करोगे? तुम्हें सारे लैंथेनॉइड याद होने चाहिए, लैंथेनॉइड यही है। निम्न में से कौन सा D ब्लॉक का है, या 5D का है, 4D का है, एक्टिनॉइड कौन सा है, तो कुछ भी पूछ सकता है, और नाम भी वो तुम ऐसे ऐसे देगा कि तुम परेशान होगे। तो तुम्हें करना है ना, 3D भी याद होनी चाहिए, 4D भी याद होनी चाहिए, 5D भी याद होनी चाहिए, 6D भी याद होनी चाहिए, और लैंथेनॉइड भी पता होने चाहिए, एक्टिनॉइड भी पता होने चाहिए।
अब सिंगल में तुम्हें बता देती हूँ, है ना, अगर इससे अच्छे सिंगल तुम्हारे पास है ना, तुम्हें लगता है कि नहीं इससे अच्छा मेरे पास और कुछ है या मैंने तो वैसे याद किया है, तो जैसे तुम्हें याद करना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे को 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी याद होनी चाहिए। अब तुम्हें कैसे याद की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तुम्हें याद रखनी है SCTV, SCTV, ये मैंने कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा रखा है, SCTV कार में, ठीक है भाई, SCTV कार में फेकोनी। अब ACTV भी याद कर सकते हो, पर AC में फिर तुम एक्टिनॉइड मत चले जाना, इसलिए मैंने SC याद करा, SCTV कार में फेकोनी कुंजी, ठीक है भाई, SCTV कार में फेकोनी कुंजी। अब SC, तो SC है स्कैंडियम, T टाइटेनियम, V वेनेडियम, कार क्रोमियम, में मैंगनीज, फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, कुंजी कॉपर एंड जिंक। SCTV कार में फेकोनी कुंजी, एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30, है ना। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 30 के तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा गया है। 3D बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, और एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम एंडिंग एट जिंक। इतनी बात क्लियर है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। अच्छा, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ना कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी मैंने आपको बताया SCTV, तो ये हो गया SCTV कार में, ठीक है, SCTV कार में। फिर आएगा फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी कुंजी कॉपर और जिंक, ठीक है। अब देखो SC एटॉमिक नंबर 21, ओके 21, तो देखो आप चलो 1:2 2:2 2p6, सही, 1:2 2:2 2p6 10 हो गए, 3:2 3p6 18 हो गए, है ना। अब मैंने तुम्हें कहा था कि 3D तो बढ़ना नहीं है, पहले 4s भरो, तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 18 हो गए ना। तो 18 को इतना लंबा क्यों लिखो, 18 मतलब आर्गन, याद रखो, है ना। मान लो तुम्हें नहीं याद रह गया, पहले 1s है 2s है 2p सब छोड़ो, 18 पे आर्गन, तो ओके। मुझे 21 जाना है, 18 अगर मैं जानती हूँ तो मुझे 1 से 17 के बारे में क्यों ही पूछना है ना। मुझे अगर किसी रो हाउस में 21वें मकान पे जाना है, 18वें की पहचान मुझे क्या, 18वें वो मान लो पिंक कलर का घर था वो 18वां है, तो बस फिर तुम्हारा ईजी है ना, इसको 2 घर छोड़ के जाना है, तो 18 पे आर्गन, तो तुम्हारा टेंशन खत्म। तो हम कहेंगे चलो 18 पे आर्गन। अब 3D क्यों भरो, इतना तो मुझे क्लियर है कि 3D तो हमेशा एक घर पीछे चलता है, तो पहले 4s आएगा फिर 3D आएगा, तो 18 पे आर्गन 4s2 3D1, है ना। फिर चले तो 18 पे आर्गन 4s2 3D2, फिर चलो तो 18 पे आर्गन 4s2 3D3। अब बचे क्रोमियम, तुम्हारा अपवाद है, क्यों, तो देखो होना तो चाहिए था आर्गन 4s2 3D4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करूं तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा क्या, 3D5। भाई D में पूरे कितने भरते हैं, तो तुम कहोगे D में फुल होता है D10, है ना, तो D10 पूर्ण पूरित सबसे ज्यादा स्थायी होता है, और D5 अर्धपूरित वो भी स्थायी होता है ना, तो पूर्ण पूरित के बाद अर्धपूरित भी स्थायी है, तो मैं कहूंगी ठीक है फिर 3D5 कर दो, ओके। फिर मैंगनीज की बात करूं तो देखो 18 पे आर्गन 4s2 और 3D5 25 है ना, तो इसमें तो कोई टेंशन थी नहीं, तो इसका परमाणु क्रमांक 25 है, 18 2 20 और 25। यहाँ मैंने इधर जंप करा दिया, D4 होना चाहिए था, लेकिन D5, तो D5 हाफ फिल्ड है ना, अर्धपूरित है ना, और अर्धपूरित स्थायी होता है, स्थायित्व के लिए हम कुछ भी करते हैं, केमिस्ट्री का पहला नियम है स्टेबिलिटी, तो आपको लानी है, थोड़ा बहुत झोल करना पड़े तो इट्स ओके, बट स्टेबिलिटी लानी है, तो हम कहेंगे ठीक है स्टेबिलिटी है। अब आयरन कोबाल्ट निकल, तो हम कहेंगे ओके भाई ये 26 है, तो 26 में तुम्हें क्या परेशानी है, तुम 18वां घर जानते हो, तुम 18वां घर जानते हो आर्गन,
अब 3D भरना नहीं है, पहले 4s भरो, तो आर्गन 4s2 3d6 है ना, फिर आर्गन 4s2 3d7 और फिर आर्गन 4s2 3d8, बोलो 3d6 3d7 3d8, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं कॉपर में आऊं तो कॉपर फिर से अपवाद है, आर्गन होना तो चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन मैं कर देती हूँ 3d10, क्यों, एक जंप करा दिया, एस से डी में तो जंप कर ही सकता है ना, और जंप वैसे भी ऊपर से नीचे है, जंप करने में दिक्कत नहीं। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी और हम क्या बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा से कंपैरिजन करते हैं तो विनिमय ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि ये सब काउंटर बैलेंस हो जाता है ना, काउंटर बैलेंस मतलब समझे ना, नफा नुकसान सब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई कॉपर 4s1 3d10 पूर्ण पूरित विन्यास है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमने इसको ऐसे सेट किया, ठीक है। अब जिंक की बात करूं तो देखो ये फिर से हो गया आर्गन, फिर ये हो गया 4s2 और फिर ये हो गया 3d10, ठीक है। तो वे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन या विन्यास में दो ही अपवाद है, एक क्रोमियम और दूसरा तो हम कहेंगे कॉपर। क्यों, तो हम कहेंगे भाई एक को तो तुमने अर्धपूरित कर दिया है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर और क्रोमियम और कॉपर इलेक्ट्रॉन या विन्यास के अपवाद है, कारण तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी, अर्धपूरित कक्षक के स्थायित्व के कारण, पूर्णपूरित कक्षक के स्थायित्व के कारण ये लोग क्या है, तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब हमारे पास ये होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड पे आओ है ना, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कैसे याद रखेंगे, तो पहली तो सिंपल थी SCTV कार में, दूसरी तुम्हें याद रखनी है याजीर है ना, याजीर ऐसे याद रखो, याजीर नवाब मोहम्मद, याजीर नवाब मोहम्मद TC होता है टेक्नीशियन, टेक्नीशियम Z बराबर 43, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट, पहला मानव निर्मित तत्व, आपने पढ़ा होगा 92, यूरेनियम के बाद वाले सारे पैरा यूरेनियम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है, सारे मैन मेड है, लेकिन ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीशियम, Z इक्वल्स टू 43। तो यहाँ जीर नवाब मोहम्मद TC, रूस रवाना, ये क्या किया मैंने, जिंगल लिखना है ना, TC हो गया, रूस रवाना पैदल, रूस रवाना पैदल, आगे कमांडो, ठीक है भाई, ठीक है। या जीर नवाब मोहम्मद, या मतलब वाई इट्रियम, जीर जिरकोनियम, नवाब नियोबियम, मोहम्मद मोलिब्डेनम, TC टेक्नीशियम, रूस रूथीनियम, रवाना रोडियम, पैदल पैलेडियम, आगे सिल्वर और कमांडो, कैडमियम, ठीक है। एक और सिंगल दे दी, मान लो अगर ये नहीं याद रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यारी मतलब भाई, जरा, ठीक है, जरा सिरकोनियम, निभाना नियोबियम, मौत मोलिब्डेनम, यारी जरा निभाना मौत तक टेक्नीशियम, ठीक है। रुकावटें, रुकावटें, राह में, ठीक है, राह मतलब RH, राह में पड़े पैलेडियम, राह में पड़े तो आग में कूद जाना, तो आग मतलब सिल्वर और कूद जाना, ठीक है, आग में कूद जाना, कूदना मतलब कैडमियम, जंप करना नहीं, कूदना मतलब CD कैडमियम,
ठीक है, तो इनमें से तुम्हें जो भी समझ में आए तुम उसको लर्न कर लो। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद जाना, या तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास है ना, यहाँ जीर नवा मोहम्मद टीसी रूस रवाना पैदल आगे कमांडो, वर्ड टू वर्ड मैच हो जाता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। पढ़े तो का क्या था, तो का कुछ नहीं, सिंगल वर्ड का कुछ नहीं, ऐसे, ठीक है। अब हमें तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से मतलब है ना, तो देखो या अच्छा ये है आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज तो बच्चे या मतलब इट्रियम 39 है ना, वहाँ भी 21 था ना, 18 जोड़ दो। SCTV कार में फेंको नहीं, 21 था ना, तो 3D और 4D में 18 का गैप है, तो 18 जोड़ दो, तो 21 और 18, 21 और 18 29 और 39 39, और वो खत्म होगा, वहाँ 30 खत्म हुआ था, यहाँ 18 जोड़ दो 48। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आपका 39 से खत्म होता है 48। अब ये क्यों याद करवा रही हूँ, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, परमाणु क्रमांक 42 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित है, तो तुम कहोगे 4D है ना, D एक घर पीछे चलता है तो बाह्यतम कोश 5s है, तो 5s मतलब 5वां आवर्त, ठीक है। परमाणु क्रमांक 42 वाला तत्व कौन सी संक्रमण श्रेणी में रखा गया है, तो तुम कहोगे 3D में तो नहीं है ना, 4D में था 39 से 48, 39 से 48, तो 42 तो यही होगा, कुछ भी पूछ ले तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 39 से 48 यहाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आपको इनके जिंगल तो याद है, आपको इनका परमाणु क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो या जीर नवाब मोहम्मद और TC 5 मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर रूस रवाना पैदल, रूस रवाना पैदल आगे कमांडो, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो इट्रियम, अब याद करो कि जब मैंने तुम्हें स्कैंडियम पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, आर्गन है ना, स्कैंडियम क्या था 21 था ना, तो तुम्हें कहा 18 एड्रेस तो मुझे याद है, आर्गन 4s2 3d1 है ना, आर्गन 4s2 3d1। तो बच्चे इसके नीचे ही तो आ रहे हो इट्रियम, इसके नीचे उतरो, तो आर्गन की अगली गैस तो हम कहेंगे क्रिप्टन, 4s2 की अगली तो हम कहेंगे 5s2, और 3d1 तो ये क्या हो जाएगा 4d1। इस घर के नीचे चलो है ना, आवर्त सारणी में ऐसे तो करते, एक बताया तो बस बाकी सारे आ जाएंगे। तो आर्गन का नेक्स्ट है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, तो क्रिप्टन, 4s2 का नेक्स्ट 5s2, 3d1 का नेक्स्ट 4d1, बस ठीक है। तो पहला मेंबर मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम कहेंगे चलो पहला तुम लिख लेते, चलो 39 है ना, तो हम कहेंगे आर्गन का नेक्स्ट था क्रिप्टन, 4s2 का नेक्स्ट था 5s2, और 3d1 का नेक्स्ट था 4d1। अब देखो यारी जरा, बस ये दो ही आपके काम के हैं, ये आपका कहना मानेंगे, इनमें अपवाद नहीं है, बाकी यहाँ सभी अपवाद है ना, ये अपवाद है, ये अपवाद है, ये तो खुद हाफ फिल्ड हो जाता है इसलिए कुछ कहेगा नहीं। फिर ये अपवाद है आपका, ये अपवाद है, ये तो बहुत बड़ा ही अपवाद है, और ये भी एक्सेप्शन। सब तुम्हें ध्यान रखना है भाई। 3D में तो क्रोमियम कॉपर, वो बेचारे तो आपको रीजन भी दे रहे थे भाई हाँ हम हाफ फिल्ड हो रहे हैं, फुल फिल्ड हो रहे हैं, तो आपने कहा ठीक है भाई कोई स्थायी हो रहा है तो हम क्यों बीच में बोले, तो क्रोमियम कॉपर हमारे स्थायी थे, इस चक्कर में हमने इलेक्ट्रॉन या विन्यास को थोड़ा विचलन किया। यहाँ हमारे पास कोई रीजन नहीं है ना, जो हमें देखने को मिला, जो हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिला, जो हमें इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिला, उसके अकॉर्डिंग हमने कहा ये सारे अपवाद हैं। क्या वजह है, कुछ अपवाद नहीं, मतलब कोई रीजन हमें नहीं पता है ना, बस ये लोग एक्सेप्शन है। तो तुम्हें याद कैसे रखना है कि भाई 4D में शुरू के दो आपका कहना मानेंगे। अब ये तो कहना क्यों ही मानेगा, ये तो है ही हाफ फिल्ड, तो ये क्या ही कर लेगा, और वो एंड में है तो वो क्या कर लेगा। तो शुरू के दो आपका कहना मानते, बाकी कोई कहना नहीं मानता है ना। अब जिसका D5 है वो D5 रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, जिसका D10 है वो D10 में रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। 4D जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कहना नहीं मानने वाली क्लास होती है ना पूरी स्कूल में। कौन सी ऐसी क्लास है जो बिल्कुल ही कहना नहीं मानती कि मैडम ये पूरी क्लास ऐसी, इसमें दो बच्चे ठीक है, यारी जरा इट्रियम जिरकोनियम, ये दो अच्छे बच्चे, बाकी तो सारे ही ऐसे है ना। फिर दो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, तो वो तो था ही होशियार है ना, वो लास्ट ईयर क्लास में फर्स्ट आया था, वो लास्ट ईयर क्लास में सेकंड आया था, तो उनको छोड़ ही दो, तो उनके तो बारे में वैसी बात नहीं करनी है। तो टेक्नीशियम और कैडमियम को छोड़ देंगे, तो हम कहेंगे पूरी क्लास ही ऐसी, हाँ पूरी क्लास शैतान, तो 4D पूरी शैतान है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई तू तो शैतान नहीं है और ये भी शैतान नहीं है,
क्रिप्टन 5s2 4d2, है ना। अब भाई तू शैतान क्यों है, क्या तकलीफ है तेरे को? तो ये कह रहा नहीं कोई तकलीफ नहीं, मैं बस मैं बाय नेचर ही शैतान हूँ, मैं S1 दिखाऊंगा। तो भाई एक जंप करा दो 3 और नेक्स्ट में आओगे तो 4। अब उनको लगता 5 ही हो जाता, तो हमने कुछ भी लगने से क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें लग रहा है इसको 0 कर देते, इसको हाफ फिल्ड कर दे, स्टेबल तो होता, तो वो मुझे लग रहा है तुम्हें लग रहा है, बट स्पेक्ट्रम जो बोलेगा आपको वही करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो अपवाद है, तो मतलब एक जंप करा तो 4d3 और आगे बढ़ोगे तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ा ना तो 4d4। फिर यहाँ तो चलो समझ में आ रहा है भाई, यहाँ ठीक है हाफ फिल्ड है तो कोई बात नहीं, हाफ फिल्ड है तो है, ये अपवाद तो है। अब यहाँ कुछ है नहीं हमारे पास तो हम ठीक है, क्रिप्टन 5s2 4d5। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या कि यारी जरा को छोड़ के सारे क्या है, तो हम कहेंगे भाई सारे ही अपवाद है ना। यारी जरा को छोड़ के सारे ही अपवाद है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़े। अब हम कहेंगे चलो ठीक है टेक्नीशियम, आगे बढ़े तो D6 आना चाहिए, है ना। तो ये कह रहा है D6 भी छोड़ो आप, तो यहाँ देखो क्रिप्टन, ठीक है D6 ये फिर अपवाद है, तो फिर अपवाद है तो ये हो जाएगा 5s1 4d7, 6 की जगह क्या हो जाएगा 4d7। फिर आगे बढ़े तो क्रिप्टन 5s1 4d8, ठीक है। अब पैलेडियम, तो पैलेडियम एक अकेला आपको मिलेगा जो D10 करने के चक्कर में S पूरा खाली कर देता है ना भाई। ये तो चलो अपवाद है, पैलेडियम अकेला है पूरा 3D 4D 5D तीनों में ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ये अकेला ऐसा है जो D पूरा करने के चक्कर में, देखो D9 तो हो ही गया था तो इसका S पूरा खाली हो जाता है और ये 4D10 दिखाता है, ठीक है भाई 4D10 है तो 4D10 बना लेते। फिर सिल्वर, तो हम कहेंगे अब क्या है, इसने D10 दिखाई दिया, आगे ही तो बढ़ना है, तो ये हो गया 5s1 4d10। अब इसमें आप करी क्या लोगे, तो ये हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d10। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इट्रियम जिर्कोनियम आपका कहना मानते हैं, बाकी सारी अपवाद है। क्यों अपवाद है? हाफ फिल्ड फुल फिल्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ये एक्सेप्शंस है। तो हम कहेंगे ठीक है एक जंप करा लेते हैं, नेक्स्ट मेंबर D3 होना था, एक जंप कर गया D4। फिर ये आपका D5 है इसलिए अपवाद मान सकते, कोई दिक्कत है नहीं, ये ओरिजिनली D5 था। अब वो D6 होना चाहिए था लेकिन फिर उसमें जंप कर जाता है तो D7, यहाँ जंप कर जाता है तो D8। पैलेडियम में फुलफिल्ड होता है इसलिए D0 हो जाता है, सिल्वर में आपको D10 मिल ही रहा है और कैडमियम। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे चलो ये 4D, तो 3D में 2 वजह थी, 4D में 2 कहना मान रहे थे। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, इवन कोई हाफ फिल्ड भी बन रहा होगा ना तब भी वो एक्सेप्शन में नहीं जाएगा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, तीसरी संक्रमण श्रेणी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, है ना। कैसे याद करेंगे देखो, हम याद रखेंगे ला हफ्ता वर्णारे उसकी इधर, ला हफ्ता वर्णारे उसकी इधर पिटाई और होगी। उसकी इधर पिटाई और होगी, ठीक है। अब देखो ला हफ्ता, ला मतलब लैंथेनम, हफ्ता मतलब हॉफियम, ता मतलब टेंटेलम, वर्णा टंगस्टन, रे रीनियम, ठीक है। ला हफ्ता लैंथेनम हॉफियम टेंटेलम, वर्णा टंगस्टन। अब लगेगा टंगस्टन टी से होना चाहिए बट इसका नाम है वोल्फॉर्म, WOLFOM, तो वोल्फॉर्म W से शुरू होता है इसलिए, ठीक है। रे उसकी ऑस्मियम, इधर इरिडियम, है ना। पिटाई प्लाटिना और होगी गोल्ड एंड मरकरी, ठीक है। अब मरकरी होता है 80 सॉरी, है ना, और हॉफियम होता है 72 और ये आपका होता है 57, ठीक है। देखो 3D से 4D में आते हैं ना तो आपके यहाँ कितने का गैप होता है, तो हम कहेंगे 18 का,
लेकिन 4D से जब हम 5D में जाते हैं ना, तो हमारा गैप होता है कितने का, 32 का। अब यहाँ 32 लैंथिनम में छोड़ दो तो बाकी जो गैप है, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दूँ मैं तो 32 का गैप है ना, ऑफ बीम की जस्ट ऊपर वाला होगा ना 32, ठीक है। उसमें नहीं होगा आपका क्या बोलते हैं, एट्रियम शुरू हुआ 39 से, है ना, और लैंथिनम तो हम कहेंगे 57 से। तो यहाँ नहीं है 32 का गैप, लेकिन इसके बाद 32 का गैप शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, लेकिन बाकी सब में होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी, तीसरी संक्रमण श्रेणी होगी, 5D हो गया। बीच के तत्व तो हम कहेंगे 58 से 71 वाले, वो हमारे F ब्लॉक में रखे हुए। 58 से 71 कहाँ गए, तो हम कहेंगे उनका नाम लैंथेनॉइड्स है। उन तत्वों को हमने लैंथेनॉइड्स बोला है, वो हमारे F ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। लैंथेनॉइड्स बोलना है एंड दे आर F ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हमने F ब्लॉक के तत्व नाम दिया है, ठीक है। बात तो क्लियर है, ओके। अब क्या करें, इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, बिल्कुल। तो चलो कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं। तो देखो, अच्छा यहाँ तंग कौन करेगा, तो देखो यहाँ आपको वैसे तो कोई तंग करना नहीं है ना, लेकिन सबसे महंगी जो मेटल है ना, कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, तो जो लोग थोड़े महंगे होते हैं वो परेशान तो करते ही है ना। अभी सेलिब्रिटी होता है या कोई बड़ा नेता आता है तो टाइम तो लगता ही है ना। तो सबसे महंगा कौन है, वो तुम्हें तंग करेगा। तो तुम कहोगे सबसे महंगा तो एक तो प्लैटिनम है और एक गोल्ड है ना। तो बस ये तो सोना चांदी और प्लैटिनम, तांबा सोना चांदी, तो कॉपर ने तंग किया ही था, सोना गोल्ड तंग कर ही रहे। तंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विचलन, तंग क्या कर रहा है, वैसे भी तंग करते, खरीदारी में भी तंग करते ही है ना। तो तांबा कॉपर अपवाद है, चांदी अपवाद था ही सही, सोना अपवाद है, और इन सबसे महंगा प्लैटिनम तो वो भी अपवाद है। और प्लैटिनम का भाई पैलेडियम वो तो बड़ा ही अपवाद है, वो तो अपना D10 के चक्कर में 0 कर देता है, भाई क्या करे, है ना। तो वो बड़े बड़े अपवाद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो जाएगा इस बहाने, है ना। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे चलो 5D लिखना है, तो ला हफ्ता वर्णा रे, 5 लिख दिए मैंने, ला हफ्ता वर्णा रे। फिर इधर आ जाओ, उसकी इधर पिटाई और होगी, है ना। 2 अपवाद है, एक प्लैटिनम और एक गोल्ड, ठीक है ना। तो ला हफ्ता वर्णा रे, उसकी इधर पिटाई और होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताओ क्या करना है। तो देखो मैंने तुम्हें कहा था 3D शुरू होता है Sc स्कैंडियम से, 4D शुरू था याजीर, और 5D शुरू है ला हफ्ता, ठीक है। तो इसका विन्यास क्या था, तो तुमने कहा था 18 पे आर्गन, 3D बढ़ने से पहले S बढ़ जाता है ना, D एक घर पीछे चलता है। फिर आर्गन की अगली गैस क्या थी, तो क्रिप्टन, 4s2 के नीचे क्या आएगा, तो मैं कहूँगी 5s2, और 3D1 के नीचे क्या था, 4D1। उतरो नीचे उतरो, और तो करनी क्या रहे। फिर आर्गन क्रिप्टन अगली गैस, तो याद करो इनर्ट गैसेस याद है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनोन, तो हम कहेंगे यहाँ क्रिप्टन के बाद जीनो, है ना। मैंने तो याद कराया था ईना नीना और करीना, जीनत रीना। नहीं तो आवर्त सारणी एक बनाया हुआ है, 2-3 वीडियो डाले हुए हैं जिसमें आवर्त सारणी कैसे बनाएं, आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित करें, आवर्त वर्ग की कैसे पहचान करें, है ना, उसको देखो, ठीक है। और देखो और लाइक भी करो तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा ये। तो देखो 3D 4D 5D, तो आर्गन के नीचे क्रिप्टन, क्रिप्टन के नीचे जीनोन, 4s2 के नीचे 5s2 और 5s2 के नीचे 6s2, है ना। और 4D1 के नीचे तो मैं कहूँगी 5D1, हम आ गए ना 5D में। तीसरी संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो हम कहेंगे अच्छा आप कह रहे हो लैंथेनम में जीनोन भर दो, है ना। वैसे भी 57 है ना बेटा, लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है 57, 57, तो जीनोन 54 पे तो होती है, 54 और 2 56 और 1 57, ठीक है। बस यही तो करना था हमें। फर्स्ट याद, स्कैंडियम याद है तो तुम देखो सारे वैसे ही उतर जाओगे, हो जाएगा। तो लैंथेनम तो मैं कहूंगी देखो जीनोन हो गया, 6s2 हो गया, 5D1 हो गया। अब उतरो, तो ये जीनोन हो गया,
6s2 हो गया, ठीक है। अब 5d2 कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन तुम सोचो कि यहाँ आप 14 का गैप लिए हो, मतलब 5d में बढ़ने से पहले तुम्हारे इलेक्ट्रॉन 4f में भर चुके होंगे, है ना बच्चे। यहाँ से यहाँ 14 का गैप है ना, 14 का गैप क्यों है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स f में भर चुके हैं। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 4f 14, उतर जाओ नीचे तो 5d2, फिर अपवाद तो कुछ है नहीं तो सीधे सीधे चलो। ला हफ्ता जीनॉन हो गया, 6s2 हो गया, 4f14 हो गया, 5d3, फिर नीचे उतरो तो जीनॉन हो गया, 6s2 हो गया, 4f14 हो गया, 5d4, है ना। इसमें मतलब आपको लग रहा है कि इसको आप फिल कर सकते थे, पर क्यों ही करना है ही नहीं, अपवाद, टंगस्टन अपवाद नहीं है। तो फिर जीनॉन हो गया, 6s2, 4f14, 5d5, ठीक है। अपवाद दो ही हैं, जो सबसे एक्सपेंसिव है सोना और प्लैटिनम, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो यहाँ आ जाते हैं, तो ये जीनॉन हो गया, 6s2 हो गया, 4f14 हो गया, 5d6, फिर वापस जीनॉन, 6s2, 4f14, 5d7, है ना। अब ये अपवाद है, तो अब ये अपवाद है तो देखो जीनॉन 6s क्या करूं 1, 6s1, 4f14 और 5d8, है ना। देखो 7 के बाद 8 तो वैसे ही आना है ना। देखो d1, d2, d3, d4, d5 और d6 तो हम चल ही लिए थे, d7 में भी चल लिए थे। अब हमारे पास क्या था, तो हम कहेंगे d8 आने वाला था, लेकिन ये अपवाद है। अब आपको लगेगी नहीं इसका भी एस खाली कर दे, ऐसा नहीं है, इसका भी एस खाली करके d10, वो सिर्फ पैलेडियम में होता है और किसी में होता नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है 6s1, 4f14, बस ये d8 की जगह d9। शौक आ रहा है इसको अपवाद का, तो बाकी कुछ है नहीं, फुलफिल तो नहीं। फिर गोल्ड में तो क्या है कि हम कहेंगे भाई गोल्ड तो गोल्ड ही है ना, 6s1, 4f14 और 5d10। गोल्ड तो d10 हो रहा है ना, इसलिए हमने ऐसा करा। मरकरी कोई अपवाद है नहीं, मरकरी सीधा सीधा, तो जीनॉन 6s2, 4f14, 5d10, ठीक है। देखो जीनॉन में 54 हो गया 54, दो और हो गया 56, 56 और f14, तो 14 कितना हो गया 56 और 14 कितना होता है 60 70 और 10 80, तो मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 है ना ये। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ दो ही अपवाद है ना। 4d में तो दो जने कहना नहीं मान रहे थे, कौन, तो हम कहेंगे याजीर, दो जने ही कहना मानते थे, याजीर, पूरी फैमिली जो है कहना नहीं मानती थी, ठीक है मान लेते। चलो पांचवा और 10वां उसमें अपवाद बनता नहीं है, नहीं तो वो भी अपवाद होते। एक होता है ना कि हमें बिगड़ने का मौका नहीं मिला, नहीं तो हम भी बिगड़ जाते। हम सीधे इसलिए रह गए क्योंकि हम शरीफ नहीं है, हमें बिगड़ने का मौका नहीं मिला। तो वहाँ जो d5 था और जो d10 था 4d का, है ना, पांचवा और 10वां, उनमें प्रॉब्लम क्या थी कि उनको कहीं बिगाड़े, है ना। ये टेक्नीशियन था तो इसको क्या ही बिगाड़े, इसको अर्धपूरित मिल रहा है, बैठे बैठे सब कुछ मिल गया, इसको बैठे बैठे मिल गया, तो ये क्यों जंजाल पालेगा, ठीक है। तो इट्रियम जिरकोनियम को छोड़कर सारे ही बिगड़े हुए थे, सारे ही आपका कहना नहीं मान रहे थे। यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव है प्लैटिनम और गोल्ड, वो विन्यास में अपवाद है, केवल वो आपका कहना नहीं मानते। प्लैटिनम में d10 नहीं है, ध्यान रखना। आपको लगे अच्छा प्लैटिनम अपवाद है, ठीक है d10 कर देता हूँ फुलफिल, नहीं भाई d10 नहीं है। एनसीईआरटी ने नहीं बोला उसको d10, तो d10 मत करना, है ना, गड़बड़ मत करना। और गोल्ड में d10 होता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें। तो हम कहेंगे चलो 3d भी निकला, 4d भी निकला, 5d भी निकला, है ना। अब 6d इनकम्प्लीट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो 6d लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्या कारण है कि आपने सबको संक्रमण तत्व बोला, मैंने अभी आपको बताया डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व बोल दो, तो आपने सबको ही संक्रमण तत्व बोला, लेकिन समूह 12 यानी जिंक कैडमियम मरकरी सेकेंड बी आवर्त सारणी में 12वां ग्रुप, तो हम कहेंगे यहाँ 2 एस ब्लॉक के और डी के 10 और डी में 10वां आखिरी कह रहे हो ना, तो एस के 2 और डी का 10वां 12 हो गए ना। तो समूह 12 सेकेंड बी यानी कि जिंक कैडमियम मरकरी, इनको तुम संक्रमण तत्व नहीं मान रहे हो। हम कहें नहीं मानेंगे भी, हमारे पास वजह है। देखो जिंक कैडमियम मरकरी है ना, और इनके आयन
तो इनके आयन होते हैं जिंक +2, कैडमियम +2 और मरकरी +2। तो एक बार इनका विन्यास देखो, विन्यास देख लेते हैं भाई। जिंक परमाणु क्रमांक 30 है ना, 3D 4D में 18 का गैप होता है तो ये 48 है, 45D में 32 का गैप होता है तो ये 80 है। ठीक है, अब मुझे विन्यास लिखना ही क्यों, मुझे बस जिंक का पता है, मैं सबका अपने आप दिमाग लगा लूंगी। तो देखो जिंक का 30 है ना, तो 18 पे आर्गन, डी 2 घर पीछे, 1 घर पीछे चलता है तो 3D के पहले 4s भरेगा, तो 18 पे आर्गन और 2 20 और 3D 10, 30 हो गया ना। 18 2 20 और 30, क्या तकलीफ है क्या तुम्हें, बोलो। अब मैं कह रही हूँ जिंक का आयन तो एक ही होता है, जिंक +2, सही। तुमने Zn+2 ही तो सुना, और कुछ सुना है क्या? तो हम कहेंगे ठीक। अब वापस देखो, 4s बाहर होता है, 3D अंदर होता है, 4s बाहर होता है, 3D अंदर होता है ना। तो 4s से इलेक्ट्रॉन जो है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3D से नहीं निकलेंगे। ठीक है भाई, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3D से नहीं निकलेंगे। तो देखो आर्गन 3D 10, ओके। इसका विन्यास बताओ, तो उतरो नीचे उतरो, आर्गन के नीचे कौन सी गैस है बोलो, और करीना, क्रिप्टन 4s2 के नीचे 5s2, 3D 10 के नीचे 4D 10, फिर जीनॉन 5s2 के नीचे 6s2। अब तुम्हें पता है 32 का गैप क्यों है, क्योंकि तुम्हारा एफ ब्लॉक भरा हुआ है। ठीक है, तो तुम लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ नहीं लिखा तो कोई इतना टेंशन नहीं है, 5D10। ठीक है, अब कैडमियम +2 तो तुम कहोगी हो गया क्रिप्टन और 4D10, मरकरी +2 तो ये हो गया जीनोन और 5D10। तो तुम सोचो कि यहां तो डी फुलफिल है और इनके आयनों में भी डी फुलफिल है, और संक्रमण तत्व की परिभाषा है डी खाली। कोई पूछे संक्रमण तत्व क्या होता है, एक ही आंसर, डी खाली। तो डी खाली, तो एग्जाम में डी खाली लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वे तत्व या आयन, दोज एलिमेंट्स और देयर आयंस जिनके पास रिक्त डी कक्षक होता है, विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। ऐसे तत्व हो तो भी हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयन हो तो भी हम चला लेंगे, बस एक ही शर्त है, डी खाली। ऐसे तत्व या आयन जिनके पास रिक्त डी कक्षक पाया जाता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हम कहेंगे आ जाओ भाई, हमारी कंडीशन ना तो जिंक कैडमियम मरकरी में डी खाली है, D10, डी में भरते ही 10 है तो D10 D10 D10, न ही इनके आयन D10, तो न तो जिंक कैडमियम मरकरी में डी खाली है, न ही इनके आयनों में डी खाली है। तो फिर क्या है कि संक्रमण तत्व परिभाषा क्या है, वे तत्व या आयन जिनमें रिक्त डी कक्षक होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हम कहेंगे ना तो जिंक कैडमियम मरकरी, न ही इनके आयन जिंक +2 कैडमियम +2 मरकरी +2, डी खाली है ही नहीं, तो क्या है संक्रमण, तो नहीं है। तो ठीक है, आंसर दे दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो वही बोला है, जो मैंने बोला है वो इसने लिखा है ना। तो न तो इनमें डी खाली है, न इनके आयनों में डी खाली है, तो अब हम इनको संक्रमण तत्व नहीं बोलने वाले। समझ में आ गया? ठीक है, अब आज टाइम कम है ना, तो कल कंटिन्यू करती हूँ इस क्लास को, फिर वही कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर सिंपल था, विन्यास ही सिखाना था, क्योंकि विन्यास में गलतियां करोगे आगे गलतियां चलती जाएंगी, है ना। पहले ये नहीं पता कि डी ब्लॉक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या विन्यास क्या है, और इनको डी, है ना। अच्छा, इसमें ना एक खास बात और है इस चैप्टर के अंदर, इसको ना हम थियरी वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये थियरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट में जो क्वेश्चन था, है ना, वो यूँ कहीं एनसीईआरटी की थियरी उठा के दे दिया था, है ना। तो जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये थियरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेडिकल में जेईई में पूछा जा सकता है, वहाँ हम उस थियरी को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये ऐसा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, इनको डी नहीं मानते क्योंकि डी खाली नहीं, तो हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया कि भाई क्यों इनको डी क्यों नहीं कहते, इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते। तो वजह ये है कि इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। तो क्वेश्चन भी पता चल गया, क्वेश्चन आएगा कैसे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज होता है सवाल कैसे पूछा जाएगा। मैं न्यूमेरिकल वाला चैप्टर हो तो अच्छा न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, डेरिवेशन पूछ लेंगे, ऑर्गेनिक में रिएक्शन पूछ लेंगे, मैकेनिज्म पूछ लेंगे, पर इसमें क्या पूछेंगे, तो इसमें ये थियोरी वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आई होप लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी तक मेरी बातें सुन रहे हो, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।